बायोप्सी बाद में जो है कंफर्म करने के लिए अपनी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं, तो उसमें आप डिले कर सकते हैं, मगर आपको बायोप्सी जो है वो परफॉर्म करनी होगी। AKI में बायोप्सी आप कब करेंगे? क्रोनिक किडनी डिजीज में आप बायोप्सी कब करेंगे? यस, तो 6 वीक्स हो चुके हैं और आपका ATN या ATI जिसको आजकल कहा जाता है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो यू विल गो फॉर बायोप्सी। ठीक है, उसके अलावा CKD में कब करेंगे? यस, तो काज ऑफ रीनल फेलियर अगर आपको नहीं मिल रहा है, कोई डायबिटीज़ की भी कोई इतनी लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है, हाइपरटेंशन की भी कोई लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है, या कोई कोमॉर्बिडिटी ऐसी नहीं है, किडनी की साइज भी आपको बेहतर मिल रही है, तो यू कैन गो फॉर बायोप्सी। अगर अनएक्सप्लेन जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट को डेवलप हुआ है तो किडनी बायोप्सी जब भी आप करते हैं तो आप अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि दो किडनीज आपके पास हैं जो कि अनस्कार्ड हैं, अनऑब्स्ट्रक्टेड हैं, और इसके अलावा उनकी साइज भी ठीक है। कार्टिकोमेडुलरी जो है डिफरेंशिएशन भी आपको अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, कॉर्टेक्स भी आपको अच्छा नज़र आ रहा है। ब्लड प्रेशर मरीज का 140/90 से कम है। यूरिन आपने कल्चर करवा लिया, बिकॉज इन्वेजिव प्रोसीजर है तो आपको कल्चर लाजमी करवाना है, वो भी स्ट्रायल है। ड्रग थेरापी जो है कुछ आपको होल्ड करनी है। फॉर एग्जांपल NSAIDs अगर कोई मरीज ले रहा है पेन के लिए, तो कितने आवर्स पहले आप उसको जो है वो कहेंगे, या कितने आवर्स के लिए आप NSAIDs अवॉइड अवॉइड करेंगे बिफोर बायोप्सी, या होल्ड करेंगे NSAIDs को? 24 आवर्स, ठीक है। यस, तो 24 आवर्स तक। इसके अलावा एस्पिरिन है, क्लोपिट्रोगिल है, वो 7 डेज बिफोर बायोप्सी आप जो है वो स्टॉप करेंगे। ठीक है, अगर कोई नोवल ओरल एंटीकोगुलेंट दे रहा है तो 5 डेज बिफोर बायोप्सी। उसके अलावा जो है प्री रिक्वेस्ट में अगर आपको देखना है कि मरीज का प्लेटिलेट काउंट जो है वो 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है 1.2 टाइम्स या 12 सेकेंड या 12 to 14 सेकेंड्स, जो भी अकॉर्डिंग टू द INR आपको जो है वो पेशेंट का PT भी आपको चेक करना है, वो भी नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, और APTT भी लाइक दैट। तो कुछ कंट्राइंडिकेशंस होती हैं रीनल बायोप्सी की, ये जो है वो रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है, कोई भी एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशंस नहीं है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल बायोप्सी जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको याद करना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो हेमाटोमा होती है, दैट इज अबाउट 11%। ठीक है, ये और इसके अलावा जो है ये पेन है, दैट इज 4.3%। विजिबल हेमेचुरिया है 3.5%। तो ये जो है आपके पास जो है BCQs आ चुका है इन द पास्ट के कॉम्प्लिकेशन ऑफ रीनल बायोप्सी जो है परसेंटेज के मुताबिक जो है वो पूछी गई है, तो ये आपको जो है वो याद होना चाहिए। अगर एडिक्वेसी, ये एडिक्वेट रीनल बायोप्सी की बात करें सैंपल की, तो कब आप जो है एडिक्वेट सैंपल कहेंगे? कितने किलो में लाए होंगे तो आप एडिक्वेट सैंपल कहेंगे? यस, तो 8 to 10 गिलोम होने चाहिए कम से कम। ठीक है, 8 to 10 गिलोम होने चाहिए। अगर आप जो है वो ट्रांसप्लांट किडनी की बायोप्सी करने जा रहे हैं तो कम से कम 2 आर्टरीज भी आपको जो है ना आपके पास जो है ना होनी चाहिए। ठीक है जी, तो डॉक्टर बेला कह रही हैं कि AVF के पे भी सिनेरियो आता है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में अगर आपको ब्रूई मिलती है दोनों फेज में, तो दैट सजेस्टिव ऑफ AVF पोस्ट रीनल बायोप्सी। ठीक है, पोस्ट बायो रीनल बायोप्सी की कॉम्प्लिकेशन है AVF, और उस पर भी एक सिनेरियो आता है। उसको पहचानने का जो है वो तरीका ये है कि कभी कभी जो है पिक्चर, मेरे ख्याल से ASN में या राना जायद में आपके पास पिक्चर दी गई है कि इसको आइडेंटिफाई करें, अल्ट्रासाउंड की पिक्चर दी गई है कि इसको आइडेंटिफाई करें, रीनल बायोप्सी के बाद ये कॉम्प्लिकेशन हुई है, पेशेंट को पेन डेवलप हुआ है या हेमेचुरिया हुआ है, और आपको जो है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों फेज में जो है आपको ब्रूई मिलेगी। ठीक है, तो 10 गिलोम आपको चाहिए कम से कम। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें आपको ज़्यादा गिलोम चाहिए होते हैं, तो कौन सी कंडीशन ऐसी हैं और उसमें आपको कितने गिलोम चाहिए? FSGS में जस्ट डॉक्टर काशिया कितने गिलोम चाहिए आपको? 1 चाहिए मेम्ब्रेनस में। ठीक है, डॉक्टर रीवा ने बिल्कुल ठीक बताया, 1 इज सफिशिएंट फॉर मेम्ब्रेनस। 20 to 25 जो है वो आपको गिलोम चाहिए फॉर FSGS। ठीक है, क्योंकि पेची नेचर होती है, हो सकता है आपको जो है वो डायग्नोसिस ना मिले, तो इसलिए 20 to 25 जो है आपको गिलोम चाहिए फॉर फॉर डायग्नोसिस। तो एक पेशेंट है
जिसकी आपने बायोप्सी की है, ग्राफ्ट की, ग्राफ्टेड किडनी की बायोप्सी की है, और यू आर सस्पेक्टिंग द बीके वायरस नेफ्रोपैथी, तो उसके लिए आपको कौन सा पार्ट चाहिए किडनी का? तो बीके वायरस की भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पेची होती है, ठीक है। तो पेची इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसकी वजह से हो सकता है जो आपने सैंपल लिया हो, यस डॉक्टर नईम ठीक कह रहे हैं कि हमें मेडुला चाहिए, मेडुला का पार्ट चाहिए, तो पेची इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हो सकता है जो आपने पार्ट लिया हो उसमें सिर्फ कॉर्टेक्स हो, और आपको जो है वो कोई भी इंक्लूजन बॉडी आपको नजर ना आए एच एन स्टैन में, या SV40 आपको नेगेटिव मिले उन पेशेंट में। तो इसलिए जो बीके वायरस नेफ्रोपैथी होती है उसमें भी पेची इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे हम FSGS की बात कर रहे थे ना, तो उसमें भी आपको जो है वो मेड्यूलरी टिश्यू का होना लाजमी है। अगर सिर्फ ओनली कार्टेक्स होगा तो हो सकता है आपकी बायोप्सी जो है वो उस सैंपल में आपको रिजल्ट जो है वो बीके वायरस नेफ्रोपैथी वाला या इंक्लूजन बॉडी वाले फाइंडिंग्स ना मिले। तो बायोप्सी के लिए हमें 10 गिलोम चाहिए, 8 to 10 गिलोम चाहिए, और गिलोम को जो है बायोप्सी के स्पेसिमेन को जो है जो एग्जामाइन करते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए। लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए कुछ जनरल स्टेन आपको पता होने चाहिए, जिसमें एचएनई है, पास है, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एचएनई का पता कैसे पड़ेगा, पास स्टेन का पता कैसे पड़ेगा। सिल्वर स्टेन तो इजीली है आइडेंटिफाई करना, और एचएनई स्टेन हम कब करते हैं, पास स्टेन हम कब करते हैं, उसमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं, और जो है वो सिल्वर स्टेन हम कब करते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ ट्राइकोम स्टेन भी हम जो है वो लाइट माइक्रोस्कोपी में किया जाता है टू सी द फ्यू थिंग्स, ठीक है। तो ये हम जो है वो डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए जब भी आप सैंपल भेजेंगे तो किस मीडिया में भेजेंगे? फार्मलीन में भेजेंगे, ठीक है, और फार्मलीन में भेजेंगे, यस। और अगर आप इम्यूनो स्टो इम्यूनो स्टो इम्यूनो जो है ना वो इम्यूनो फ्लोरेसेंस करवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप आप जो है वो सिलाइन में बेच सकते हैं, ठीक है, सिलाइन में बेच सकते हैं, ठीक है, सिलाइन में बेच सकते हैं, या कौन सा मीडिया होता है? पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू उसके लिए चाहिए होता है, ठीक है, मैचल्स मीडिया कहा जाता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आप जो है ना इम्यूनो फ्लोरेसेंस में आप क्या देखते हैं? तो डिपोजिशन जो है वो कौन सी है? नंबर वन, कि IgA है, G है, M है, ठीक है, C3 है, C4 है, कंप्लीमेंट है, क्या डिपोजिशन है, कापा है, लेमडा है। डिपोजिशन पहले कौन सी है, ठीक है, डिपोजिशन का पैटर्न कौन सा है भाई, ग्रेन्युलर है, लीनियर है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपोजिशन है नहीं है, ट्यूब्यूल्स में डिपोजिशन है नहीं है। तो ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपको जो है ना वो गाइड करेगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए आप सैंपल किस मीडिया में भेजेंगे? ग्यूट्राइल एल्डिहाइड में मोस्टली जो है वो भेजा जाता है, जैसे फॉर्मलिन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए, ग्यूट्राइल एल्डिहाइड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको क्या नजर आएगा? जी, फॉर एग्जाम्पल इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपोजिशन है, सब एपिथेलियल डिपोजिशन है, जो है ना मेजेंजियल में डिपोजिशन है, ये भी आपको नजर आएगा। फॉर एग्जांपल जो है मेजेंजियल में डिपोजिशन है, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो वो भी आपको फर्दर भी गाइड कर सकता है कि कौन से जो है वो फाइबर्स, फिब्रिल्स जो है वो डिपोजिशन हो रही है, उनका पैटर्न क्या है डिपोजिशन का, उनकी साइज क्या है, ठीक है, ये अमालाइट की जो है वो फिब्रिल्स हैं, ये या किसी और चीज़ की फिब्रिल्स हैं, तो वो भी आपको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो गाइड कर सकते हैं। जब भी हमारे पास ग्लोमेरुलर डिजीज का पेशेंट होता है तो हम टोटल प्रोटीन की असेसमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? कि इसको भाई कितना प्रोटीन यूरिया हो रहा है पर डे में। ये थोड़ी पहले तो हम डायग्नोज करते हैं कि इसका प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक है, सब नेफ्रोटिक है, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा जब पेशेंट हमारे पास फॉलोअप पे आता है तो हमारे ट्रीटमेंट पे पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है वो यस टू मॉनिटर द टू मॉनिटरिंग के लिए भी करते हैं, रिस्पॉन्स देखने के लिए भी करते हैं। तो 24 कलेक्शन जो है इट इज़ आइडियल। PCR जो है, स्पॉट PCR जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। किडनी फंक्शन को देखने के लिए आप जो है सीरम क्रेटिनिन
करवाते हैं और सीरम क्रेटिनिन की मदद से आप जो है ईजीएफआर कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइंग सीकेडी ईपीआई इक्वेशन। ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जिसको एडिमा हो रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से या ग्लोमेरुलर डिजीज की वजह से, तो उसमें हम जो है पहले सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, साल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन करते हैं। उसके बाद जो है हम जो है ना लूप डाययूरेटिक सबसे पहले देते हैं। ठीक है। तो लूप डाययूरेटिक जो है वो हम लेसिक्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हाफ लाइफ आपको पता है 6 आवर होती है। ट्वाइस डेली जो है वो डोज दिया जाता है, और वंस डेली। ठीक है। और इसके अलावा जो है मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम सीलिंग डोज तक जो है वो हम जाते हैं। दैट इज़ अबाउट जो है वो 240 मिलीग्राम। ठीक है। उस तक हम मैक्सिमम डोज तक जाते हैं। अगर पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मैक्सिमम डोज पे, तो हम जो है वो अदर डायूरेटिक जो है वो ऐड करते हैं। अदर डायूरेटिक में जो हम ऐड करते हैं वो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक भी आप ऐड कर सकते हैं, थाइजाइड और थाइजाइड लाइक डायूरेटिक्स भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है हम थाइजाइड डायूरेटिक्स जो हैं वो ऐड कर रहे होते हैं, सो दैट बोथ डायूरेटिक कैन वर्क साइनर्जेटिकली। ठीक है। उसके बाद जो है आप अदर जो है मेथड भी इस्तेमाल करते हैं फॉर डायूरेसिस। उसमें हम थर्ड स्टेप जो कर रहे होते हैं वो आईवी जो है वो लूप डायूरेटिक या फ्यूरोसामाइड दे रहे होते हैं। ठीक है। और उसका मैक्सिमम डोज आपको पता है कि मैक्सिमम डोज जो होता है वो 80 मिलीग्राम टीआईडी या 240 मिलीग्राम होता है, और अगर आप इन्फ्यूजन में दे रहे होते हैं तो 500 मिलीग्राम पर डे। उसके बाद जो है आप एल्ब्यूमिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में इन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करें, उसके बाद आप जो है वो ओरल लूप डायूरेटिक दें मैक्सिमम डोज तक। अगर ओरल लूप डायूरेटिक से फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप जो है वो एड ऑन थेरापी करें। एड ऑन थेरापी में जो आप यूज़ करेंगे वो सबसे पहले थाइजाइड और थाइजाइड लाइक डायूरेटिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप आईवी ड्रग्स पे चले जाएं, आईवी लूप डायूरेटिक पे चले जाएं, और उसके साथ जो है आप एल्ब्यूमिन भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो होता है वो हमारा मैकेनिकल अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, जिसमें आप एक्सेसिव वाटर जो है वो निकाल रहे होते हैं, सच एज स्कफ है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन हो रहा है विथ जीएन, तो चॉइस ऑफ ड्रग आपको पता है हमारे पास जो है एसी इनहिबिटर और एआरबीज होते हैं। यस डॉक्टर मनीषा ठीक कह रही हैं। टारगेट ब्लड प्रेशर जो दिया गया है हमें दिया गया है वो सिस्टोलिक ही बताया गया है। ठीक है। 2021 2000 जो है वो 21 की जो गाइडलाइंस हैं उनमें जो है वो लेस देन 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी सिस्टोलिक बताया गया है। मगर अगर आप